नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन की। विंडोज एक कन्वीनियंट और इजी टू हैंडल GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और यही प्रॉपर्टी इसको वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेफरेबली विंडोज सर्वर का यूज किया जाता है। कुछ फेमस विंडोज सर्वर 2003, 2008, 2012, 2016, विंडोज सर्वर 2019 एंड लेटेस्ट 2022 है। एक विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर को सभी यूजर्स को, ग्रुप्स को, पब्लिक प्राइवेट IP असाइनमेंट को, सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, डोमेन नेम सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, एक्सेस मैनेजमेंट और हर तरह के कंट्रोल मैनेजमेंट को एक्टिव डायरेक्टरी से करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि विंडोज में कितने टाइप के यूजर अकाउंट्स होते हैं। विंडोज में सभी यूजर अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। लोकल यूजर अकाउंट जो कि एडमिन या गेस्ट हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को काफी सारे राइट्स होते हैं जबकि गेस्ट के राइट्स लिमिटेड होते हैं। लोकल यूजर्स सिंगल सिस्टम के यूज के लिए यूजफुल होते हैं जहां पे कि एक व्यक्ति एक सिस्टम पे काम करता है। उसके बाद जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम डोमेन यूजर अकाउंट्स को प्रेफर करते हैं। अगर हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डोमेन की तरह बनाया गया है तो डोमेन अकाउंट का ये फायदा होता है कि डोमेन यूजर किसी भी कंप्यूटर के थ्रू लॉगिन कर सकता है और यूजर और पासवर्ड्स जो होते हैं इसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर के थ्रू मैनेज होते हैं जो कि एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और इसे हम डोमेन कंट्रोलर भी बोलते हैं। डोमेन अकाउंट्स हमें अनेबल करते हैं कि हम उस कंपनी के किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन करके और अपने काम को देख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे टाइप के अकाउंट की जिसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स भी बोलते हैं। यह एक तरह का सिंगल साइन ऑन अकाउंट है और यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मैनेज होता है क्लाउड पे। एक बार जब हमने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से विंडोज सिस्टम पे ऑथेंटिकेशन कर लिया तो अब माइक्रोसॉफ्ट से डील होने वाली जितनी भी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस या URLs हैं उनमें हमें बार बार ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका ये फायदा है कि माइक्रोसॉफ्ट यूजर सिंगल साइन इन करके काफी सारी चीजें एक साथ एक्सेस कर सकता है। इसका ऑथेंटिकेशन क्लाउड बेस्ड सर्वर से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेसेस की। प्राइवेट IP एड्रेसेस लोकल होती हैं। इसका मतलब इनका रीच विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क होता है जबकि पब्लिक IP एड्रेस जो होती है वो ग्लोबल होती है। यह हमें एक्सटर्नल रीच प्रोवाइड करती है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को इंटरनल IP एड्रेस जो कि हमारे प्राइवेट IP एड्रेस कहलाते हैं उनके अलोकेशन को देखना पड़ता है। इस लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को किस रेंज के IP असाइन करने हैं, डायनेमिकली करने हैं या प्राइवेट IP स्टैटिकली असाइन करने हैं वो सभी देखना पड़ता है। प्राइवेट IP एड्रेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं जबकि पब्लिक IP के लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। प्राइवेट IP जो होते हैं अगर हमें हमारे कंप्यूटर का प्राइवेट IP देखना है तो हम विंडोज के अंदर IP कॉन्फ़िग तथा Ubuntu बेस्ड सिस्टम में if config कमांड के थ्रू देख सकते हैं। जबकि अगर हमें हमारा पब्लिक IP देखना है तो हम गूगल पे What is my IP देख सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी कंप्यूटर्स का प्राइवेट IP अलग अलग होता है जबकि उन सभी कंप्यूटर्स का पब्लिक IP जो होता है वो सेम हो सकता है।
पब्लिक आईपी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जैसे कि बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और अन्य पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइडर्स। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कंप्यूटर हैं जिनका प्राइवेट आईपी 10.0.0.1, 2 और 3 है, जबकि इन सभी का जो पब्लिक आईपी है वो 1.1.1 है। यह पब्लिक आईपी ही इनको आउटर वर्ल्ड में इन सभी का पब्लिक आईपी सेम रहता है, जबकि विद इन द लैन इनके आईपी एड्रेस अलग अलग रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। हम विंडोज सर्वर के वर्जन में सर्वर मैनेजर ऑप्शन में जाके विंडोज सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने सर्वर मैनेजर खोल रखा है, यहाँ पे हमें मैनेज, टूल्स, व्यू, हेल्प के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें ऐड रोल्स एंड फीचर्स का ऑप्शन होता है। हम यहाँ पे जो अदर सर्वर्स हैं उनको भी मैनेज करने के लिए ऐड कर सकते हैं, या हम सर्वर का ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें डोमेन नेम सिस्टम की, तो डीएनएस सर्विस help a user to access any computer with the name string instead of IP address. We know that it is difficult to remember IP address of so many computers for a user. इसीलिए हम नेम के थ्रू किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, क्योंकि वह इजी होता है। डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो इस पर्टिकुलर नेम स्ट्रिंग को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डीएनएस क्लाइंट सर्वर मोड में काम करता है। क्लाइंट जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर को नेम से या स्ट्रिंग से एक्सेस करता है, और जो डीएनएस सर्वर होता है वो इस नेम से आईपी एड्रेस की मैपिंग करने में हेल्प करता है, और फर्दर जो भी टीसीपी आईपी एक्शंस होते हैं उन्हें भी करता है। अगर हम डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना देखें तो यह भी हमें सर्वर मैनेजर में जाके करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, सर्वर मैनेजर में जाके मैनेज ऑप्शन में हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन या रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन। क्योंकि हम रोल या फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमसे डेस्टिनेशन सर्वर पूछा जाता है। हम डेस्टिनेशन सर्वर को जो हमारे पूल ऑफ सर्वर्स अवेलेबल हैं उनमें से सेलेक्ट करते हैं। ये हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। हम इनमें से जो हमारा एप्रोप्रिएट सर्वर है उसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कई तरह के रोल्स दिखाई दे रहे हैं। हम जिस रोल को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका चेक बॉक्स हमें क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम डीएनएस सर्वर डालना चाहते हैं तो हमें उसका चेक बॉक्स क्लिक करना पड़ता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और हम फीचर्स को भी डिफरेंट फीचर्स को भी ऐड करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें ऑप्शन आता है कि हम इस सिस्टम को रीस्टार्ट करें। इसके बाद हम अगर डीएनएस सर्वर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद हम डीएनएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें टूल्स में जाके
डीएनएस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है और जो हमने रिसेंट रोल्स ऐड किए हैं वो हमें स्क्रीन पे भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हम डीएनएस मैनेजर के थ्रू डीएनएस के अलग अलग ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इसके थ्रू, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू एडमिन जो होते हैं वो पूरे नेटवर्क को सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं। पूरे नेटवर्क का मतलब वह यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, सारे सिस्टम्स जो उस नेटवर्क का पार्ट हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, यूजर्स किन ग्रुप्स का पार्ट है, जितनी भी डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर्स और अदर डिवाइसेस जो कि नेटवर्क का पार्ट है, उन सभी डिवाइसेस को एक सिंगल प्लेस पे बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है। विंडोज सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी रन होती है और ये अनेबल करती है कि वो सभी परमिशंस को और एक्सेस को इन सभी नेटवर्क डिवाइसेस पे कंट्रोल कर सके। एक्टिव डायरेक्टरी जितनी भी चीजें होती हैं, जितना भी डेटा है, उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि एक यूजर एक ऑब्जेक्ट है, एक ग्रुप एक ऑब्जेक्ट है, कोई एप्लीकेशन एक ऑब्जेक्ट है, कोई डिवाइस जैसे कि प्रिंटर एक ऑब्जेक्ट है। अलग अलग यूजर्स के हिसाब से अलग अलग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि डोमेन सर्विस, सर्टिफिकेट सर्विसेज, लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, फेडरेशन सर्विसेज, राइट मैनेजमेंट सर्विसेज। अलग अलग सर्विसेज का यूज अलग अलग होता है। अब अगर हमें एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करना होता है तो हम पहले की तरह ही सर्वर मैनेजमेंट में जाके ऐड रोल्स एंड फीचर्स विजार्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम रोल बेस्ड या फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगेन हमारे पास सर्वर को पूल में से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है और हम हमारे डिजायर्ड सर्वर जिस पे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करते हैं। इसके बाद जैसे हमने पहले डीएनएस को सेलेक्ट किया था, यहाँ हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम जिसे भी इंस्टॉल करना चाहें हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जब हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्क्रीन आती है जिसमें कि वो हमें बोलता है, हमसे पूछता है कि क्या आप कुछ एडिशनल फीचर्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, और हम इन फीचर्स को अच्छा रहता है कि हम इन फीचर्स को भी इंस्टॉल करें, क्योंकि विदाउट इन फीचर्स के हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो एडिशनल चीजें अपने आप सेलेक्ट करता है जो हमें और भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जैसे कि .NET फ्रेमवर्क और कुछ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए एक वार्निंग सॉर्ट ऑफ आती है, जिसे कि हम नेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। हम इस इंस्टॉलेशन को क्लिक करते हैं तो हमारा इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है। जब ये इंस्टॉलेशन खत्म हो जाता है तो हम इसको रीस्टार्ट करके उन सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद जब ये इंस्टॉलेशन हो जाता है तो हमारे पास नोटिफिकेशन में
एक ऑप्शन आता है कि पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन करना है या नहीं करना है, जिसमें कि हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम इसी सर्वर को डोमेन कंट्रोलर की तरह भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डोमेन जो होता है वह पूरा कंट्रोलिंग, डोमेन की कंट्रोलिंग जिस कंप्यूटर के थ्रू होती है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो यूजर आईडी और पासवर्ड मेंटेन करता है और डोमेन अकाउंट्स क्रिएट करता है, और इसी को हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। इस तरह से हमने देखा कि विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को काफी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन, मैनेजमेंट, अपग्रेडिंग विंडोज के सिस्टम्स और सर्वर्स को मैनेज स्पेशली करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर को सभी सिक्योरिटीज को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यूजर के एक्सेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है उसे भी मैनेज करना पड़ता है। थैंक यू।